हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी राजनीति विज्ञान की कक्षाओं में। अपने पाठ्यक्रम को हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और उस क्रम में हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। पहला अध्याय हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, और दूसरा अध्याय हमने सरकार के अंग यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से व्यवस्थापिका को हम पढ़ चुके हैं। तो व्यवस्थापिका किस रूप में महत्वपूर्ण होती है, कौन कौन से कार्य करती है, उन सब की विशिष्ट जानकारियां हमने ले ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका भी वही, मैं पुनः एक बार दोहरा देती हूँ कि सरकार के जिस नाम को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों ही महत्वपूर्ण चीज है और दोनों ही एक दूसरे की पूरक होती है। तो यदि राज्य है तो सरकार होगी और यदि सरकार है तो राज्य हो। तो उस राज्य की सरकार में यदि हम बात करते हैं तो सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंगों से ही सरकार की समस्त कार्यवाहियों को पूर्ण किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो कौन सा अंग कौन सा कार्य करता है? जैसे हमारे जो शरीर के जो भाग हैं, उन सभी भागों का अलग अलग कार्य होता है, उसी प्रकार से ये सरकार के अंग भी अलग अलग कार्य करते हैं। तो जैसा हमने व्यवस्थापिका में पढ़ा था कि व्यवस्थापिका का काम कानूनों का निर्माण करना होता है। व्यवस्थापिका को संसद और इंग्लिश में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, और यही जो संसद है वही कानून निर्माण करने की फैक्ट्री है। जिन कानूनों का निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, कार्यपालिका उन्हीं कानूनों को कार्यान्वित करने का काम करती है। जब तक वो काम पेपर पे है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब तक उसे कार्य रूप न दिया जाए। वो केवल पेपर तक ही सीमित रहेंगे, कितना भी बढ़िया कानून क्यों ना हो और कितना ही प्रभावशाली ढंग से उसे लिखा क्यों ना गया हो। लेकिन जब तक उन कानूनों को सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता, तब तक उन कानूनों की महत्वता हमें स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती। तो यही काम है कार्यपालिका का, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्यपालिका को अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि किस रूप में कार्यपालिका बहुत ही मुख्य चीज बनी हुई है। वैसे सामान्य अर्थ में हम जानते हैं कि कार्यपालिका क्या है, फिर भी हम गिलक्राइस्ट की भाषा में, या गिलक्राइस्ट ने कार्यपालिका को किस रूप में परिभाषित किया है, उसकी कोटेशन पढ़ते हैं। तो गिलक्राइस्ट की कोटेशन है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का प्रशासनिक यंत्र घूमता रहता है। यदि गिलक्राइस्ट ने ये बताने का प्रयास किया कि जो कानून व्यवस्थापिका बनाती है, उन कानूनों को कार्यान्वित करने का काम कार्यपालिका करती है, और समस्त सरकार का जो प्रशासनिक यंत्र है वह कार्यपालिका के माध्यम से ही घूमता है। तो यह वह धुरी है जिसकी वजह से संपूर्ण जो कार्य है वो कार्यविधि उसके समक्ष चारों ओर घूमती रहती है। जब हम बात करते हैं कार्यपालिका की, तो जो गिलक्राइस्ट ने अपनी कोटेशन के माध्यम से समझाया, तो बहुत से और राजनेता थे, उन्हें इस परिभाषा में कहीं कुछ कमी नजर आई। उन्होंने भी उसे अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास किया। तो डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि एक व्यापक अर्थ में
कार्यपालिका में वे सभी अधिकारी और एजेंसियां आ जाती हैं जिनका राज्य के संकल्प को लागू करने से संबंध होता है। तो जितने भी अधिकारी हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, राजनीतिक एजेंसियां, वो सभी रूप में जब कार्य करती है, कोई सा भी वो कार्य करती है जिसका संबंध राज्य से होता है, तो वो क्या कर रही है? राज्य की अभिव्यक्ति कर रही है कि राज्य हमें दिखाई नहीं देता। राज्य एक जो राज्य की अभिव्यक्ति मतलब किस रूप में उसको अभिव्यक्त किया जाता है, वो हमें कार्यपालिका बताती है। तो हम कार्यपालिका को विशेष रूप से जानते हैं। तो क्या है कार्यपालिका? जैसे हमने पढ़ा कि व्यवस्थापिका को संसद या पार्लियामेंट कहते हैं, जिसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी रूप में यदि हम कार्यपालिका को परिभाषित करते हैं तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका का सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। कि सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति से लेकर जो भी पद सोपान नीचे नीचे उतरता आता है, और अंत में यदि एक पुलिस मैन जो है या एक सामान्य सरकारी कर्मचारी जो है, वह भी कार्यपालिका का अंग है। तो कार्यपालिका कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होकर पूरा पद सोपान है, जो सबसे उच्च पद से लेकर निम्न पद तक आता है। याद रहे कि सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति से लेकर सबसे निम्न सरकारी कर्मचारी तक जो पद सोपान की व्यवस्था है, वह सब क्या है? कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। और ये कार्यपालिका के 2 प्रमुख भाग होते हैं। यदि कार्यपालिका को हम देखें 2 भागों में महत्वपूर्ण, तो वह है, एक भाग है राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें राजनीतिक संस्थाएं आ जाती हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं कार्य करने वाली, और दूसरा है स्थायी लोक सेवाएं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी, तो ये प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मिलकर ही जो राजनीतिक कार्यपालिका की कार्य है, उन सबको आदेश के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने से निम्न जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, उन्हें आदेश आगे प्रेषित कर देते हैं। तो यानी आदेश का सिलसिला भी ऊपर से नीचे पद सोपान के माध्यम से, यानी सीढ़ियों के माध्यम से धीरे धीरे नीचे तक आ जाता है। और यही है मुख्य रूप से कार्यपालिका की पहचान, कि इसमें सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निम्न सरकारी कर्मचारी तक शामिल होता है। तो कार्यपालिका का अर्थ यदि हम समझते हैं पुस्तक के रूप में, तो पुस्तकों में लिखा है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणत करना और उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन तक सभी प्रशासन से संबंधित कर्मचारी कार्यपालिका के अंग होते हैं। वस्तुतः कार्यपालिका सरकार का मुख्य बिंदु होता है, जिसके 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा स्थायी लोक सेवाएं। तो ये संबंधित जो दोनों कार्य हैं, राजनीतिक कार्यपालिका विधियों के आधार पर प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों के संबंध में नीतियों का निर्माण करती है, कि जितने भी विभिन्न विभाग हैं उन सब के बारे में राजनीतिक कार्यपालिका कार्य करती है, तथा स्थायी लोक सेवाएं नीतियों के निर्माण में सहायता देकर कार्यों को कार्यान्वित व स्थायित्व प्रदान करती है। तो यदि हम इसको समझें एक सामान्य अर्थ के रूप में कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका वो एजेंसियां हैं, वो बड़े बड़े विभाग हैं जिनके अंतर्गत कार्यों का निष्पादन होता है। और स्थायी लोक सेवाएं क्या है, वो उन आदेशों का जो ये देती हैं, उन आदेशों का पालन करने वाली उनके सहायतार्थ अधिकारी और कर्मचारी होते हैं।
यदि हम अपने शरीर पर इसका उदाहरण लेते हैं तो कार्यकर्ता राष्ट्रपति, सर्वोच्च पदाधिकारी यानी हमारा मस्तिष्क, और इसके विभिन्न विभाग, आंख विभाग, नाक विभाग, कान विभाग, मुंह विभाग, हाथ पैर विभाग, तो इन सब के विभिन्न कार्य होते हैं। इन समस्त कार्यों को, जैसे हम कोई सा भी कार्य हो, चाहे से एक पेन उठाकर हम 4 लाइनें लिखना चाहते हैं या अपना नाम ही लिखना चाहते हैं, तो उसमें शरीर के कितने सारे अंगों का योगदान होता है कि हाथों के माध्यम से हम उसको उठाएंगे, पेपर को उठाएंगे, पेन को उठाएंगे, आंखों से हम देखेंगे, सही ढंग से उसको लिखेंगे। तो ये सारा योगदान जो आंतरिक और बाह्य रूप से हमें दिखाई देता है, आंतरिक रूप से तो हमको नहीं दिखता, लेकिन बाह्य रूप से दिखता है कि हाथों ने पेन को उठाया और आंखों ने देखा और फिर दिमाग ने उसका प्रयोग करके अपना नाम लिखा, यही है ऊपरी तौर से। लेकिन आंतरिक बहुत सारी क्रियाएं होती है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो वो स्थानीय लोक सेवाएं और राजनीतिक कार्यपालिका मिलकर इन दोनों कार्यों को पूर्ण करती है, जो कार्यपालिका की अभिव्यक्ति होता है। और ये अभिव्यक्ति कार्यपालिका सरकार के प्रमुख अंग व्यवस्थापिका की ही अभिव्यक्ति है या उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यान्वित करने का तरीका है। तो ये इसका सामान्य परिचय है जिसे आप लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और वो है कार्यपालिका के प्रकार, कि किस किस प्रकार की कार्यपालिका होती है, जिसके वजह से कार्यपालिका को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो पहला प्रकार है वास्तविक या नाम मात्र की कार्यपालिका। इसको बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे, पहले हम केवल नामों से परिचित हो जाते हैं। दूसरा है एकल व बहुल कार्यपालिका। तीसरा है संसदात्मक या अध्यक्षात्मक शासन। और चौथा है पैतृक एवं निर्वाचित कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं और इन्हीं प्रकारों में से कोई एक प्रकार की कार्यपालिका होती है। या तो ये होगी या ये होगी, या ये होगी या ये होगी, ये या ये या ये। यानी कि इन सब में एक विशिष्ट प्रकार की विशेषता है और एक विशिष्ट प्रकार के कार्यों की वजह से ये कार्यपालिका अलग अलग प्रकार की नजर आती है। तो पढ़ते हैं पहले वास्तविक या नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का अर्थ होता है कि जब कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति स्वयं सारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करे, अपने कार्यों का निष्पादन वो स्वयं करे, समस्त कार्यों का, तो वो होगा वास्तविक कार्यपालिका। जैसा कि अमेरिका में होता है। अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने की वजह से वहां पर कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति ही समस्त शक्तियों का कर्ता धर्ता होता है और शक्तियां उसी के हाथ में होती हैं और समस्त कार्यों का निष्पादन वह स्वयं करता है। दूसरा है नाम मात्र की कार्यपालिका। जैसा कि भारत में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के पास ढेर सारी शक्तियां होती हैं, पर वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन उसका प्रयोग करता प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। अर्थात कार्यपालिका का प्रधान कैसा हुआ? नाम मात्र का। यहाँ वास्तविक है, सारी शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं कर रहा है, और यहाँ पर नाम मात्र का वह शासक है। दूसरा हम प्रकार पढ़ते हैं, वह है एकल व बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का अर्थ यही होता है कि जब शासक एक हो, यानी कि एक ही व्यक्ति समस्त शासन कार्यों का संचालन करता हो। जैसे हम देखते थे कि राजतंत्र में राजा ही शासन का समस्त संचालन करता होता था, कि जितने भी कार्य हैं उन सब को पूर्ण कौन करेगा? वह स्वयं एक व्यक्ति ही करेगा। तो उसे हम एकल
शासन व्यवस्था कह सकते हैं, और एकल शासन व्यवस्था में अमेरिका का राष्ट्रपति आता है। दूसरा है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का अर्थ होता है कि जो शासन का प्रधान है वह एक व्यक्ति नहीं होकर बहुत सारे व्यक्ति शासन के प्रधान होते हैं। और इसका बहुत सटीक उदाहरण है स्विट्जरलैंड, कि स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका होती है, जहां पर राष्ट्रपति एक नहीं होता बल्कि 7 होते हैं, कि 7 राष्ट्रपतियों में से एक राष्ट्रपति मुख्य अध्यक्ष होता है और 6 उसके समकक्ष होते हैं, जो बारी बारी से एक एक साल के लिए राष्ट्रपति नियुक्त होते रहते हैं। तो वहां पर बहुल कार्यपालिका है, जहां पर शासन व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हाथों में न होकर बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में, एक से ज्यादा में, तो वह कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका की श्रेणी में आती है। और जहां एक व्यक्ति के हाथ में हो, एकल कार्यपालिका कहलाती है। तीसरी जो अलग है, इसका प्रकार है संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन। जी, मैंने आपको विशिष्ट जो जानकारी दी थी राजनीति विज्ञान की, उसमें ये शब्द हमने प्रयोग किया था, और तब मैंने इसकी विशेषताएं भी आपको बताई थी कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, भारत और ब्रिटेन में, और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है कि जहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध हो, और कार्यपालिका प्रधान नाम मात्र का शासक हो, तो वह है संसदात्मक शासन व्यवस्था। जहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है, तो वह है संसदात्मक शासन। इसके विपरीत ये तो भारत और ब्रिटेन में है, और ये है विपरीत अध्यक्षात्मक शासन, जहां पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों में ही कोई संबंध नहीं होता। ये पूर्ण रूप से पृथक पृथक रहकर कार्य करती हैं। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जब पृथकता हो, तो वह है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसका उदाहरण है अमेरिका। हम चौथे प्रकार की बात करते हैं, पैतृक एवं निर्वाचित कार्यपालिका। तो पैतृक का अर्थ जानते ही हैं कि पिता की संपत्ति हो, और निर्वाचित का अर्थ है कि जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका निर्वाचन होना। तो पैतृक का अर्थ है कि जहां पर राजा का बेटा राजा बनता है, पीढ़ी दर पीढ़ी शासन व्यवस्था हस्तांतरित होती रहती है। राजतंत्र में जिस प्रकार से होता था, उसको हम बोलते हैं पैतृक कार्यपालिका। और जहां पर जनता के प्रतिनिधि या जनता स्वयं प्रत्यक्ष मतदान देकर व्यक्ति को निर्वाचित करती है, जिसका चुनाव करती है, वह होता है निर्वाचित कार्यपालिका। तो निर्वाचित कार्यपालिका जो होती है, इसका यदि हम देखें उदाहरण, तो जब व्यक्ति को चुना जाता है निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित पद्धति के द्वारा, तो ये भारत, रूस, इटली व अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है। और यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी की व्यवस्था यदि देखते हैं, तो ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम और डेनमार्क, पुनः दोहराती हूँ, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम और डेनमार्क पैतृक कार्यपालिका की व्यवस्था वहां पर होती है। ये उसके प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने आज ये जान लिया कि कार्यपालिका क्या है, और ये किस रूप में सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, और कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि कार्यपालिका किन 2 महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बनती है। वो है राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा स्थायी लोक सेवाएं। फिर उसके बाद हमने प्रकारों को पढ़ा कि कार्यपालिका के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये प्रकार हमको नाम से ही जाहिर होते हैं, कि जैसे वास्तविक या नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरा एकल या बहुल कार्यपालिका, तीसरी संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और चौथा पैतृक एवं निर्वाचित कार्यपालिका। उम्मीद करती हूँ कि ये शासन के प्रकार जो है, कार्यपालिका के प्रकार
आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि कहीं आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप संपर्क करने की अवश्य कोशिश करें।